जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद, वेलकम टू मेक ड्रीम करियर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का, जो मैक्सवेल साहब का इक्वेशंस है उनका एप्लीकेशन, यानी कि मैक्सवेल साहब का इक्वेशन करके हम लोग कुछ प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर मैक्सवेल साहब का जो 3rd नंबर इक्वेशंस जो उन्होंने दिया था और 4 नंबर जो इक्वेशन दिया था, उसका इस्तेमाल करके हम लोग सिद्ध करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 एंड डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो। इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो एक का प्रूफ हम लोग 3rd इक्वेशन से करेंगे और एक का प्रूफ हम लोग 4 इक्वेशन से करेंगे। ठीक है, 3rd से इसको करेंगे और 4 से डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो को प्रूव करने वाले। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। वी हैव टू प्रूव, हम लोगों को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को दिया हुआ क्या है? गिवन दैट कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस कर्ली बी अपॉन कर्ली टी। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ हम लोग ले लेंगे डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस यानी कि इधर जो दिया हुआ है कर्ल, इस तरह का कर्ल, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में है कर्ल ऑफ इज इक्वल टू उधर जो ये टर्म पूरा है। अब हम लोग दोनों तरफ डाइवर्जेंस को अप्लाई करेंगे, टेकिंग करेंगे, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट्स के साथ आएगा और फिर इसका जो वैल्यू होता है ये पूरे का, वो 0 के बराबर होता है। तो वही चीज नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, इतना बराबर हम लोग क्या लिख दिए? 0 डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जो ये है माइनस डाइवर्जेंस कर्ली बी अपॉन कर्ली टी, वो लिख देंगे। उसके बाद इतना बराबर हम लोग 0 लिख दिए। अब देखिए, इधर से माइनस को इधर ले आएंगे तो 0 के साथ टकराएगा और 0 में मिल जाएगा। अब इसको हम लोग लेफ्ट साइड ही लिख देंगे, तो यहाँ से 0 बराबर देगा। अब देखिए, चूंकि ये जो डाइवर्जेंस है या फिर डेल जो ऑपरेटर है, नेबुला जिसको भी कहते हैं, तो ये टाइम से स्वतंत्र है, टाइम पर डिपेंड नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको अंदर भी हम लोग कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर क्या हो जाएगा? कर्ली अपॉन कर्ली टी, और यहाँ पर जो है डाइवर्जेंस ऑफ बी ऊपर में रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि इतना बराबर हम लोग 0 को लिख सकते हैं और यही प्रूव करना था, पहला यही प्रूव करना था। ठीक है, बहुत आसान था प्रूफ इसका, आप आसानी से इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके जो हम लोग तीसरा, मतलब कि दूसरा जो प्रूव करना है डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, वो क्या है? इसको हम लोग 4th इक्वेशन से प्रूव करेंगे। कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस कर्ली डी अपॉन कर्ली टी, इससे हम लोग प्रूव करेंगे। इसमें भी वही प्रोसेस है, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ दी साइड्स। इधर भी डाइवर्जेंस लेंगे और इधर भी डाइवर्जेंस लेंगे। अब इधर पूरा के साथ लेंगे तो एक बार जे के साथ दे देंगे, एक बार सेकेंड टर्म के साथ दे देंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ जे, देखिए सबसे पहले इधर हम लोग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ एच, फिर इधर दोनों से लेंगे, इससे भी लेंगे इससे भी लेंगे, तो एक बार डाइवर्जेंस ऑफ जे, एक बार डाइवर्जेंस ऑफ कर्ली डी अपॉन कर्ली टी। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब क्या होगा कि यहाँ पर इसका जो वैल्यू है डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लड्डू हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आगे, हम लोग देखते हैं तो ये 0 हो गया, उसके बाद इतना बड़ा, इतना प्लस इतना बचेगा, तो एक को राइट साइड ले जाएंगे, माइनस में चला जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड ले आएंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, उससे लेफ्ट राइट हम लोग कर सकते हैं। बराबर है तो इधर लिखिए या उधर लिखिए, डजंट मैटर। अब क्या होगा कि डाइवर्जेंस को फिर से वही प्रोसेस अंदर हम लोग लेकर के जा सकते हैं। तो अंदर चला गया क्योंकि टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है। तो अब इतना बराबर हम पर थोड़ा सा हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? डाइवर्जेंस ऑफ, देखिए इतना बराबर इतना तो हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है, डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ जे, सॉरी यहाँ पर डॉट होगा, यहाँ पर क्या होगा? डॉट होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में डॉट होता है, तो यहाँ पर डॉट बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो इतना के बराबर हम लोगों ने क्या लिख दिया? कर्ली रो अपॉन कर्ली टी। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे, तो इस तरह से हमको मिलेगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आप उसको डॉट कर लेंगे, क्रॉस नहीं, डॉट। ठीक है, बिंदी लगाना है यहाँ पर। कहाँ पर बिंदी लगाना है सर? यहाँ पर। यहाँ पर क्या लगाइए? बिंदु, क्यूट सा। तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। ठीक है, बिंदिया को लगा देना वहाँ पर। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। यूजिंग मैक्सवेल्स रिलेशन, मैक्सवेल साहब का रिलेशन जो है डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो एंड कर्ल ऑफ दिस, प्रूव करना है हम लोगों को क्या? कुलाम्स लॉ और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है, प्रूव करते हैं हम लोगों के पास दिया हुआ डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है वो रो के बराबर है।
ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है वो रो के बराबर है, ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड ओवर ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर है उसके ओवर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, तो दोनों तरफ इधर भी इंटीग्रेशन वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ दिस एंड दिस। इधर तो सेम है, इधर क्या है कि ये जो Q है वो इंटीग्रेशन अगर हम लोग कर देते हैं रो अपॉन dv के साथ, तो वो हमारा क्या देगा, रो का वैल्यू दे देगा कि नहीं दे देगा, ये आपको पहले से पता होगा। ठीक है, कि Q इक्वल टू जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ रो अपॉन dv इंटू dv। ठीक है, ये होता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या बोलता है कि चेंजिंग वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसको चेंज करेंगे, सरफेस इंटीग्रल को, नहीं सॉरी, वॉल्यूम इंटीग्रल को हम लोग कहाँ चेंज करेंगे, सरफेस इंटीग्रल में। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए ये है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल, इसको हम लोग लिखना चाहते हैं क्या, सरफेस इंटीग्रल में। यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ पर एस लिखा हुआ है। ये रूलर शाफ्ट जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर लिखने का तरीका अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल को 1 इंटीग्रेशन से, सरफेस को 2 से, वॉल्यूम को 3 से, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो आप यहाँ पर नीचे अगर आप मेंशन कर देते हैं कि ये वॉल्यूम है, ये सरफेस है, तो एक ही रूलर शाफ्ट से काम चल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन इतना बराबर इतना है। तो हम लोग थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देखिए इतना बराबर हम लोगों ने इतना लिखा, तो इसके स्थान पर हम लोग ये वाला पुट कर देंगे, पुट कर दिए, और इक्वल टू में Q है तो इक्वल टू में Q हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि यहाँ से सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds यहाँ पर जो है वो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऊपर से वेक्टर हटा देंगे। तो अब देखिए सरफेस का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बाहर हम लोग निकाल सकते हैं एज ए कांस्टेंट। अब पूरा सरफेस का जो स्फीयर का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr²। इंटीग्रेशन ऑफ ds जो करेंगे वो 4πr², जहाँ पर r है उस सरफेस का रेडियस है, त्रिज्या। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो d इंटू 4π² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4π खटिया इज इक्वल टू Q, ये Q के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि D इक्वल टू हम लोगों को पता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होता है, तो D को हम लोग रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे किससे, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई से, यार ये 4π² इज इक्वल टू Q के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से E निकालेंगे हम लोग, तो ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r², यहाँ तक हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q नोट पर जो फोर्स लगता है वो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, फोर्स अप्लाइड टू यूनिट टेस्ट चार्ज, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी ई कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सब 12th क्लास का था। तो हम लोग लिख सकते हैं इतना बराबर इतना, Q इज इक्वल टू Q0 इंटू ई। उसके बाद यहाँ से ई का वैल्यू निकालेंगे, F अपॉन Q0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई है, ई के स्थान पर ये हम लोग F अपॉन Q0 हम लोग पुट करेंगे, तब पुट कर दिए। यहाँ पर देखिए पुट कर दिए। अब Q को इधर यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वहाँ पर उसको ले गया होगा। ठीक है, तो आ गया है, देखिए ऊपर में यहाँ पर आ गया है। कुलाम्स मामू का नियम क्या था, उन्होंने कहा था K Q1 अपॉन r², जहाँ K जो होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है, ये बात आपको पता होगा। तो देखिए ये K का काम कर रहा है कांस्टेंट, यानी कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2, तो एक है Q1 एक को Q2, हम लोग किसी को भी Q1 Q2 हम लोग मानते थे 12th क्लास में, तो वही चीज़ है। और R डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो वही है R जो है यहाँ पर दो चार्जेस के बीच का क्या है, डिस्टेंस आप कह सकते हैं उसका स्क्वायर। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म का अगर हम लोग बात करें तो इधर वेक्टर चला देंगे और इधर R वेक्टर का हम लोग क्या कर देंगे, कैप लगा देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जो प्रूव करना था, उसके लिए हम लोगों को दिया हुआ है कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस कर्ली टी अपॉन कर्ली टी। अब इसमें हम लोग टेकिंग करेंगे डाइवर्जेंस ऑन बोथ दिस साइड, और डाइवर्जेंस लेंगे तो ये लड्डू हो जाएगा, और इधर बांट के हम लोग डाइवर्जेंस लगाएंगे, इसको भी देंगे और इसको भी देंगे, तो दे दिए हम लोग। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसके साथ भी डाइवर्जेंस लगा दिए, इसके साथ भी डाइवर्जेंस लगा दिए। अब क्या होगा कि एक को हम लोग ले आएंगे लेफ्ट साइड, या फिर यहाँ पर क्या किए, पहले हम लोग इसको अंदर ले गए। सेम प्रोसेस हो रहा है सब में, ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। अब सेम प्रोसेस होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस रो। अब इक्वेशन ऑफ फ्रॉम कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम लोग जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जे जो होता है माइनस कर्ली रो अपॉन कर्ली टी होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ डी को हम लोग लिख सकते हैं इतना बराबर, हम लोग लिख सकते हैं माइनस रो। तो माइनस रो यहाँ पर पुट करेंगे इधर राइट साइड में, तो माइनस बाहर रो अंदर में रहेगा कर्ली के बाद। ठीक है, उसके बाद देखिए ये लेफ्ट साइड आ जाएगा इधर, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस में था तो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, यही तो प्रूव करना था। दूसरा में जो लास्ट था प्रूव करने का हम लोगों का, वो तो यही था। तो ये हम लोग क्या कर लिए, प्रूव कर लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। इसी में पढ़ना है प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन आइसोलेटेड मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम, नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो है क्वेश्चन यहाँ पर और आता भी है एग्जाम में। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।